हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर सीरीज आस्क डॉक्टर डीसी। हमारे साथ बहुत सालों के बाद अभी डॉक्टर धनंजय चौहान मेरे डैड वापस आ गए हैं। And हम जैसे लास्ट एपिसोड में देखा कि हमने हिस्ट्री डिस्कस किया कि कैसे पेशेंट की हिस्ट्री अफेक्ट करती है और हम उस पर डायग्नोसिस पे कैसे पूछते हैं उसके वेरियस फैक्टर्स के अकॉर्डिंग। तो वो टाइम हो या फैमिली हिस्ट्री हो, लाइफस्टाइल, डाइट, ये कैसे अफेक्ट करते हैं और हेयर लॉस कैसे डिसाइड होता है कौन से टाइप का है हिस्ट्री के ऊपर। हमने अभी इस एपिसोड में हम देखने वाले हैं कि कैसे एग्जामिनेशन और इन्वेस्टिगेशंस हम क्या क्या करते हैं जब आप डॉक्टर डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाते हो और उनके क्लिनिक में जाते हो और उनसे बताते हो कि आपको ऐसे ऐसे हेयर लॉस होता है। तो वो किस तरह से आपको एग्जामिन करते हैं, किस तरह से आपके इन्वेस्टिगेशन होते हैं, इसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। तो सर, अभी फर्स्ट मैं जानना चाहता हूँ कि जब हम पेशेंट की पूरी हिस्ट्री पूछी जाती है, उसके बाद जब आप एक्चुअली जाते हो, पेशेंट को देखते हो, तो उसमें क्या क्या देखते हैं हम? So basically फिजिकल एग्जामिनेशन और दूसरा कुछ क्लिनिक में वीडियो डर्मास्कोपिक एग्जामिनेशन, पुल टेस्ट एंड ऑल दिस थिंग, ये सारी बहुत सारी इम्पोर्टेंट चीज़ें होती है। आपने बहुत बार देखा होगा कि बहुत सारे डॉक्टरों के पास इतनी सारी भीड़ होती है, सामने पेशेंट आ गया तो हाँ क्या होता है, बाल्डनेस हो रहा है, हेयर लॉस हो रहा है, तो इमीडिएटली डॉक्टर मिनॉक्सिडिल लिख के देते हैं या कुछ तो दवा लिख के देते हैं। बट इतना काफ़ी नहीं है। हेयर लॉस के बहुत सारे रीजंस होते हैं, इसलिए बहुत सारे रीजन में से आपके हेयर लॉस के केस में क्या एग्जैक्ट रीजन हो सकता है और कौन कौन से रीजन हो सकते हैं, इसके लिए इम्पोर्टेंट हिस्ट्री, एग्जामिनेशन, ये सारी चीज़ें हैं। हेयर लॉस अच्छी तरह से ट्रीट करने के लिए, हेयर लॉस के ट्रीटमेंट के अच्छे रिजल्ट्स आने के लिए आपको मेजॉरिटी टाइम्स हेयर लॉस क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, व्हाट आर द रीजंस, ये सारी चीज़ें अगर पता हो तो मल्टी फैक्टरियल ये बीमारी होने की वजह से और मल्टीपल फैक्टर हेयर लॉस के ट्रीटमेंट को अफेक्ट करते हैं, उसके लिए प्रॉपर एग्जामिनेशन होना ये जरूरी है। तो जब भी कभी पेशेंट हमारे पास आता है तो हिस्ट्री के बाद फिजिकल एग्जामिनेशन होती है। फिजिकल एग्जामिनेशन में बहुत सारी चीज़ें देखी जाती है। आपके हेयर कितने झड़ रहे हैं, हेयर की क्वालिटी क्या है, कितनी डेंसिटी है, कैसे हेयर है, उसका लुक कैसा है, लुक और फील टेक्सचर कैसा है, टोन कैसा है, ये सारी चीज़ें डॉक्टर ने न देखी तो रियली दे आर मिसिंग समथिंग। उसके बाद पेशेंट, इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं बताता हूँ हेयर लॉस के पेशेंट के एग्जामिनेशन के बारे में। पहली सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ रहती है, स्पेशली इंटिलोजन ईफल्वियम और पैटर्न हेयर लॉस या एंड्रोजेनेटिक एलोपेशिया या बाल्डनेस के बारे में, कि हमारा जो हेयर है उसकी हेयर पुल टेस्ट की जाती है। यानी कुछ हेयर हाथ में लेके उसको पुल किया जाता है और अगर ये एक आधा हेयर बाहर आता है तो इट इज़ क्वाइट नॉर्मल, लेकिन बहुत सारे हेयर आ रहे हैं तो ये टिलोजन ईफल्वियम होता है। तो हेयर पुल टेस्ट, ये बाकी के फिजिकल एग्जामिनेशन के बाद हेयर पुल टेस्ट एक इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है। डेंसिटी और टेक्सचर, टोन तो देखते ही है। यूजुअली हम हेयर पुल टेस्ट जब करते हैं तो एक पिंच भर है बाल पकड़ते हैं जिसमें अराउंड 60 to 70 हेयर होते हैं और उसमें से अराउंड 5 to 10 अगर आ रहे हैं, उससे ज़्यादा आ रहे हैं तो दैट इज़ अ सिग्निफिकेंट नंबर। 2-3 आ रहे हैं तो इट्स स्टिल नॉर्मल। दूसरा आ रहा है तो ऑफ कोर्स, या नॉर्मल है, राइट। तो ये हेयर पुल टेस्ट इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। आप बहुत सारे पेशेंट बोलते हैं मैं कंघी करती हूँ तो मेरे कुछ बाल झड़ते हैं, लेकिन जब ज़्यादा बाल झड़ते हैं दैट मीन्स देयर इज प्रॉब्लम। नहीं तो रोज 5, 50, 100 बाल झड़ना इज नॉर्मल। हमारे स्काल्प के ऊपर 1 लाख के दरमियान हेयर फॉलिकल होते हैं नॉर्मल आदमी के इसमें, और उसमें से मेजॉरिटी ऑफ हेयर्स दे आर इन एनाजन फेज, यानी
ग्रोइंग फेज में 85 टू 90% हेयर रहता है, या से 90% हेयर रहता है जो ग्रोइंग फेज में रहते हैं। तो 1 लाख में से 90,000 बाल ये फॉलिकल्स ये ग्रोथ फेज में रहते हैं। 1% या 2% हेयर ट्रांजिशन फेज, यानी जिनकी ग्रोथ बंद हो जाती है, वो हेयर का ब्लड सप्लाई पूरा बंद हो जाता है, वो ग्रोथ फेज से स्टॉप होता है, ऐसे 1 या 2% हेयर रहते हैं। और बाकी के बचे हुए 8 से 10% या 12% हेयर, ये सारे रेस्टिंग फेज में यानी टीलोजन या हेयर झड़ने की स्टेज में रहते हैं। ये तो आपको मालूम है हेयर ग्रोथ साइकिल। लेकिन जब हम हेयर पुल टेस्ट करते हैं और बहुत ज़्यादा हेयर बाहर आते हैं, इसका मतलब हेयर इन टीलोजन फेज यानी रेस्टिंग फेज में ज़्यादा है। और बाल्डनेस में भी क्या हो जाता है, मेजॉरिटी ऑफ एनाजन एंड टीलोजन का जो रेशो है वो बदल जाता है। बहुत सारे बाल डॉर्मेंट फेज में जाते हैं, टीलोजन फेज में, रेस्टिंग फेज में, झड़ने वाले फेज में जाते हैं। तो हेयर पुल टेस्ट इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। और उसके बाद जो हम टेस्ट करते हैं वो फिजिकल एग्जामिनेशन के बाद आँखों से क्वालिटी और आँखों से देखने के बाद भी जब हम और उसको मैग्नीफाइड इससे करते हैं तो उसे डर्मास्कोपी बोलते हैं। रोज के इसमें जो कुछ करते हैं वो वीडियो डर्मास्कोप रहता है। यू कैन सी योर हेयर कैसे है, कितने हैं, उसकी थिकनेस कितनी है, डेंसिटी कितनी है, वहाँ स्काल्प की कंडीशन कैसी है, कितना डैंड्रफ है, वहाँ कितना इन्फ्लेमेशन है, डैंड्रफ का टाइप क्या है, सिबोरिक डर्मेटाइटिस है या जो कुछ है, वो सारा देखते हैं। वो हम बहुत मैग्निफाइड इमेज हम देखते हैं बालों का। कॉमनली इसको ट्राइकोस्कोपी भी बहुत लोग बोलते हैं। सो वीडियो मतलब डर्मास्कोपी या ट्राइकोस्कोपी, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज उससे हमें बहुत पता चलता है कि कितने एक्चुअली बाल एनाजन में है, कितने टीलोजन में है, उनका वेरिएशन क्या है डायमीटर का। हाउ डज ऑल ऑफ दैट अफेक्ट इन द डायग्नोसिस? ये जो मैग्निफिकेशन होता है ये यूजुअली 50 टाइम्स मैग्निफिकेशन होते हैं। यानी खुली आंख से हम स्काल्प देख रहे हैं, हेयर देख रहे हैं, उसमें जो कुछ दिखता है उससे 50 टाइम हम मैग्नीफाइंग करते हैं। और ये मैग्नीफाइंग करने के बाद स्काल्प की कंडीशन देखते हैं, डैंड्रफ देखते हैं, सिबोरिक डर्मेटाइटिस देखते हैं, वहाँ कुछ इन्फ्लेमेशन के साइंस है क्या, ये भी देखते हैं। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट कितने बाल एनाजन फेज में है, कितने बाल टीलोजन में है, कितने बालों का थिकनेस कम हो गया है, डायमीटर कम हो गया है, या कितनी डेंसिटी कम हो गई है, ये सारी मालूमात हमें ट्राइकोस्कोपी से होती है, डर्मास्कोप से होती है। और ये जो करते हैं ये इम्पॉर्टेंट टेस्ट है। ये अपने डर्मेटोलॉजिस्ट से या अपने जो कुछ स्किन स्पेशलिस्ट है, कंसल्टेंट डॉक्टर आपके हैं, उनको ये करने को बोलना रियली जरूरी है। और उसके फोटोग्राफ्स हम निकाल के रख सकते हैं और ये सारी चीजें करते हैं। सो एक बार हमने एग्जामिन किया तो क्लिनिकल एग्जामिनेशन से ऑलमोस्ट 80% 90% पेशेंट्स में हमें पता चल जाता है कि किस टाइप का हेयर लॉस है या क्या इन्वेस्टिगेशन या क्या मेडिसिन देना चाहिए। बट कुछ पेशेंट्स में हम ब्लड इन्वेस्टिगेशंस भी एडवाइस करते हैं। सो उसका इम्पोर्टेंस क्या रहता है और उसके बिहाइंड का लॉजिक क्या रहता है? ऐसे मेरे केस में मेरे जो बाल झड़ रहे हैं ऐसे पेशेंट में ये एंड्रोजेनेटिक एलोपेशिया है या पैटर्न बालनेस है, इसकी डायरेक्ट टेस्ट कोई नहीं है, जेनेटिक टेस्ट वगैरह वो करने की ज़रूरत भी नहीं है और इतना कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है। लेकिन जो कुछ हमारे बाल झड़ रहे हैं उसमें टीलोजन फैक्टर कितना है, उसमें हमें बाल जब हम ट्रीट करते हैं, ट्रीटमेंट के लिए तो आपको मालूम है यूएस एफडीए अप्रूव्ड ओनली 2 ड्रग है, दैट इज फिनास्ट्राइड और मिनॉक्सिडिल। लेकिन उससे भी सारे पेशेंट ट्रीट नहीं होते, या कुछ पेशेंट में सिर्फ एंड्रोजेनेटिक एलोपेशिया बाल्डनेस नहीं है, बाल्डनेस के साथ टीलोजन, ई फल्मियम या अदर भी हेयर लॉस के कंपोनेंट्स हो सकते हैं, डिसीजेस हो सकते हैं। तो वो देखने के लिए ट्राइकोस्कोपी के साथ हमें
ब्लड इन्वेस्टिगेशन भी करना पड़ता है, क्योंकि हेयर ग्रोथ होने के लिए, हेयर को बढ़ने के लिए हमारे हार्मोन्स भी इम्पोर्टेंट है। हेयर की ग्रोथ होने के लिए, एनाजन फेज बढ़ने के लिए या हेयर ग्रोइंग स्टेज में रहने के लिए हमारे हार्मोन्स उसे रोज स्टिमुलेट करते हैं। और वो हार्मोन स्टिमुलेट करते हैं, वो हार्मोन की लेवल क्या है या हेयर की ग्रोथ होने के लिए, आफ्टर ऑल हेयर ग्रोथ होती है यानी हेयर के सेल्स है वो डिवाइड होते हैं। वो डिवाइड होने के लिए जो कुछ ये सिस्टम रहता है, उसमें विटामिन की लेवल्स कितनी हैं, ट्रेस एलिमेंट की लेवल कितनी हैं, हेयर को ग्रो होने के लिए स्टिमुलस देने के लिए बाकी के कोई हार्मोनल लेवल्स जो हम देखते हैं वो देखना जरूरी है। हमारे खून शरीर में खून कितना है, हीमोग्लोबिन लेवल क्या है, आयरन का स्टोरेज क्या है या आयरन कितना है, सीरम फेरिटिन कितना है, ये भी जरूरी है। तो एक 5 6 7 इम्पॉर्टेंट ये रहते हैं ब्लड इन्वेस्टिगेशंस। उसमें तो सीबीसी और हमारा हीमोग्लोबिन कितना है ये तो जरूरी है। इंडिया में यानी बहुत सारे फीमेल रहते हैं, उनमें एनीमिया रहता है, तो वो एनीमिया भी हमारे हेयर लॉस का कारण हो सकता है या वो भी देखना जरूरी है। आयरन लेवल देखना जरूरी है या आयरन का स्टोरेज यानी जिसे हम सीरम फेरिटिन बोलते हैं वो देखना जरूरी है। ये हेयर लॉस के लिए इम्पोर्टेंट है। बाकी सारे जो हार्मोन रहते हैं उसमें थायराइड हार्मोन इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। तो थायराइड की लेवल हमें चेक करनी पड़ती है। D3 है, विटामिन D3 की लेवल देखना पड़ता है, विटामिन B12 की लेवल देखते हैं, इवन सीरम कैल्शियम लेवल देखते हैं, क्योंकि ये सारे इम्पोर्टेंट घटक है जिससे हमारे हेयर को स्टिमुलेशन मिलता है, हेयर ग्रोइंग फेज में रहता है। बहुत सारे फीमेल्स में पीसीओडी हो सकता है, तो पीसीओडी की इन्वेस्टिगेशंस भी, हार्मोनल इन्वेस्टिगेशंस, LH, FSH, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन या बहुत सारे पेशेंट जिनमें इंसुलिन रेजिस्टेंस रहता है, ऐसे पेशेंट के अलग रहते हैं। एंटी मुलेरियल हार्मोन या बहुत सारे डिफरेंट टेस्ट है, लेकिन इम्पोर्टेंट टेस्ट जो कुछ है वो मैंने उसके बारे में पहले ही बताया। सो ये सब जब हम करते हैं एंड एग्जामिनेशन इन्वेस्टिगेशन, हमें आइडिया आ जाता है कि अभी नेक्स्ट स्टेप्स क्या है। सो नेक्स्ट सेक्शन में हम बात करेंगे कि ट्रीटमेंट ऑप्शंस क्या क्या है, ट्रीटमेंट्स क्या क्या कर सकते हैं हम, ये ओवरव्यू लेंगे, हम ओवरव्यू ले लेंगे। और इसमें सबसे इम्पोर्टेंट है हेयर लॉस ट्रीटमेंट, यानी सिर्फ मिनॉक्सिडिल या सिर्फ ऐसा ये नहीं रहता, सिर्फ खाना। ये हेयर लॉस के केस में उसका डायग्नोसिस होना सबसे इम्पोर्टेंट है। देख रहे हैं हम कि ये पैटर्न बाढ़ने से, लेकिन उसको और बढ़ाने के लिए क्या क्या रीजंस है, ये सारी चीजें हमें देखना जरूरी है। सिर्फ पैटर्न हेयर लॉस है, मिनॉक्सिडिल ले लो, फिनास्ट्राइड ले लो, ऐसे इससे सब लोगों के बाल आते नहीं। हमें डायग्नोसिस करके जो कुछ ट्रीटमेंट करने वाली हैं वो ट्रीटमेंट कैसे इफेक्टिव हो, वो हेयर ग्रो होने के लिए, हेयर को स्टिमुलेट करने के लिए, आफ्टर ऑल दो ही है। एक तो हार्मोन मार रहा है टेस्टोस्टेरोन विच इज कन्वर्टेड इनटू डायहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन, जो डायहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन हेयर का थिनिंग करता है, हेयर को विक बनाता है, हेयर के स्टेम सेल को मारने में मदद करता है, या हेयर के जो बल्ब है उसके जो डिवाइडिंग सेल्स है उनको भी ग्रोथ ये करके एपोप्टोसिस करके वो हेयर खत्म हो जाता है। तो ये हार्मोन सिर्फ इम्पोर्टेंट है ऐसे नहीं है, लेकिन ब्लॉकिंग लगेगा ट्रीटमेंट में और हेयर को स्टिमुलस भी रहेगा। या हेयर के लिए दूसरा भी ये चीज बोल सकते हैं कि हेयर की ट्रीटमेंट करते हैं तो हमें हेयर ग्रोथ फेज में लाना है, उसकी एनाजेन फेज बढ़ाना है, उसका टिलोजन में जो हेयर है, रेस्टिंग फेज में जो हेयर है, उनको हमें स्टिमुलेट करना पड़ेगा, जगाना पड़ेगा कि आपको ग्रो होना है। तो ये सारी चीज़ें होने की वजह से ट्रीटमेंट करते समय उसका डायग्नोसिस होना और कौन सी ट्रीटमेंट लेना है
और कौन कौन से फैक्टर्स है जो हेयर को स्टिमुलेट कर सकते हैं, हेयर की ग्रोथ होने को, हेयर के हम बोलते हैं कि एनाजेन फेज बढ़ाने को, हेयर स्ट्रॉन्गर थिकर बेटर होने के लिए उसके अराउंड का एनवायरनमेंट भी उतना ये है, या कि जिसे हम केमिकल स्टिमुलस बोलते हैं कि हेयर को ग्रो होने के लिए, हेयर के स्टेम सेल स्टिमुलेट होने के लिए, रोज हेयर डिवाइड होने के लिए जो केमिकल मैसेंजर रहते हैं स्टेम सेल में, वहाँ जो कुछ ऑर्डर्स दिए जाते हैं, सिग्नलिंग पाथवे उनको भी हमें एक्टिवेट करना पड़ेगा। हेयर के पेरीफॉलिकुलर जो इन्फ्लेमेशन होता है, वो इन्फ्लेमेशन को भी हमें कंट्रोल करना पड़ेगा। फॉलिकुलर जो फॉलिकल के आसपास का जो एनवायरनमेंट है उसमें कोलेजन टिश्यू, इलास्टिक टिश्यू, एक्स्ट्रा सेल्यूलर मैट्रिक्स, वहाँ के ब्लड सप्लाई बढ़ाना पड़ेगा। वहाँ कोलेजन जैसे ये करते हैं वैसे न्यूअर वेस्कुलराइजेशन भी करना पड़ेगा। वहाँ की ब्लड वेसल को बढ़ाना पड़ेगा या डायलेट करना पड़ेगा, नए ब्लड वेसल वहाँ तैयार करना पड़ेगा, ताकि हम जो ऑक्सीजन ले लेंगे, हम जो विटामिन ले लेंगे, ट्रेस एलिमेंट ले लेंगे, उसका ये सारी चीजें हैं, ये सारी चीजें बालों की जड़ों तक तो जाना चाहिए। तो अभी आपने जो लास्ट 3-4 मिनट्स में बताया, दैट इज द बेसिक प्रिंसिपल जिस पे हम ट्रीटमेंट्स बेस करते हैं। बहुत सुंदर तरह से एकदम कंसाइज करके आपने बताया कि जो हम नेक्स्ट सेक्शन में देखने वाले हैं कि क्या क्या ट्रीटमेंट्स हम करते हैं जिससे हेयर लॉस एड्रेस हो जाए, ये किस बेसिस पे करते हैं, वो समझना भी बहुत इम्पोर्टेंट है। सो मैं समराइज करना चाहता हूँ, जैसे हमने इस सेक्शन में देखा कि जब आप डर्मेटोलॉजिस्ट के पास आपके जाते हो और आपकी हिस्ट्री बताते हो, तो उसके बाद एग्जामिनेशन में जो 2-3 चीज़ें इंपॉर्टेंट है, एक हेयर पुल टेस्ट होता है और ट्राइकोस्कोपी होता है और आपके हेयर क्वालिटी एग्जामिनेशन। सो इससे कैसे अफेक्ट होता है, कौन सा टाइप का हेयर लॉस है, ये हमें देखने मिलता है। ब्लड इन्वेस्टिगेशंस भी इंपॉर्टेंट रहते हैं। सो हमने देखा कि कैसे CBC या फेरिटिन लेवल्स, विटामिन B12, विटामिन D3, थायराइड प्रोफाइल, ये सब कैसे अफेक्ट करता है, या कोई फीमेल को PCOD की हिस्ट्री है तो उस केस में क्या क्या इन्वेस्टिगेशंस करते हैं, ये हमने देखा। जो नेक्स्ट सेक्शन में हम देखने वाले हैं कि ट्रीटमेंट जो होते हैं वो कौन से बेसिस पे किए जाते हैं। सो थैंक यू फ्रेंड्स एंड तक रहने के लिए। अभी नेक्स्ट सेक्शन में हम डिस्कस करेंगे कि क्या क्या ट्रीटमेंट्स अवेलेबल है और वो कौन से टाइप्स के होते हैं। थैंक यू।